हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, पूरी तरह से एक्सप्लेन मैं करूंगा इस वीडियो में। ध्यान से देखना, बड़ा ही मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग को जैसा पता है होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, जिसका पहला नाम है डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा नाम है पैरामैग्नेटिक मटेरियल और तीसरा नाम है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसके बारे में हम पूरा डिटेल से इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो चलो चलते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग डिफिनेशन इसका क्या लिखे हैं। अगर आपका एग्जाम में डायमैग्नेटिक मटेरियल का डिफिनेशन पूछता है 2 नंबर में, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से सारा का लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी का भी पूछ देते हो तो ध्यान से देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो लिखें डायमैग्नेटिक मटेरियल में कि ए मैग्नेटिक मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दे गेट वीकली मैग्नेटाइज एंड रिपेल in the opposite direction of external magnetic field, that is called diamagnetic material। एग्जाम्पल में लिखा हूं क्या, देखिए क्या लिखा हूं, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, लेड, क्वार्ट्ज, वाटर। ठीक है ना, ये मेरा डायमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल हो गया। आपको समझना है बस। देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में ये लिखा हूं ना कि अगर हम जिस एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल वीकली मैग्नेटाइज होता है। बट याद रखना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होगा और उधर ही रिपेल होगा, तो उस कंडीशन में उसे डायमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाएगा। जैसे हम देखिए, मैंने एक यहाँ पर मटेरियल लिया हूँ, क्लियर, और इस मटेरियल पर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 अप्लाई किया, क्लियर। तो अप्लाई करने से क्या होगा, ये मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। ठीक है ना, और वीकली मतलब कम मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जानते किधर, ओपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटाइज होकर इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब ये इधर भागेगा। तो इसलिए मैं लिखा हूं वीकली रिपेल एंड मैग्नेटाइज। मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये रिपेल होगा इधर और मैग्नेटाइज भी होगा इसी डायरेक्शन में, लेकिन वीकली होगा, और इसी मटेरियल को कहा जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। लेकिन अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या कहता है, तो इसमें लिखा हूं ए मैग्नेटिक मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दे गेट वीकली मैग्नेटाइज एंड अट्रैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता है ना, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो मैग्नेटाइज होता है। और याद रखना, ये भी मैग्नेटाइज वीकली ही होगा, बट ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये वीकली मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आप एक मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज भी होगा। जैसे देखिए, ये मैं एक मटेरियल लिया हूं और इस मटेरियल पर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 अप्लाई किया हूं, क्लियर, जिसे B0 लिखता हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको हम रखने के बाद क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज होगा, और मैग्नेटाइज होने के बाद ये अट्रैक्ट होगा किस डायरेक्शन में, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखो उधर जिधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उधर ही जाएगा, ये वो अट्रैक्ट होते हुए जाएगा। तो लिखा हूं वीकली अट्रैक्ट एंड मैग्नेटाइज, तो इस कंडीशन में से पैरामैग्नेटिक मटेरियल नाम दिया गया। इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है ना, लिथियम, प्लेटिनियम एंड टंगस्टन। ठीक है, ये मेरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अब समझते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसके बारे में क्या लिखा हूं। इसके बारे में हम लिखा हूं इसके बारे में कि ए मैग्नेटिक मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दे गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज एंड अट्रैक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये लिखा हूं कि जब हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है ना कि उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज होता है। और याद रखना, ये मैग्नेटाइज स्ट्रांगली होगा, बहुत ज़्यादा होगा और मजबूती से होगा। बट लेकिन ये भी जो इसकी जो डायरेक्शन होगा, मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा। यानी कि मैंने एक यहाँ पर मटेरियल लिया हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस पर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हूँ जिसे B0 कहते हैं। तो होगा क्या कि ये मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, अगर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है तो इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाएगा। दैट मीन्स ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और इसका एग्जांपल आपका होगा निकेल, कोबाल्ट, आयरन,
और इसके एलोज एल्सेट्रा, बस। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी को समझते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग खास से समझते हैं। देखिए, पहला प्रॉपर्टी का था डायमैग्नेटिक मटेरियल में कि वेन होता है जब, वेन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन दे सेट देयर लॉन्गेस्ट एक्सिस एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लिखा हूं कि जब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंडेड करते लटकाते हैं एक समान मैग्नेटिक फील्ड में, तो वह क्या होता है, सेट इस तरह से हो जाता है उसका एक्सिस कि वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाता है। यानी कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे। देखिए, यह एक नॉर्थ पोल लिए, एक साउथ पोल लिए, यानी कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक का साउथ पोल है। तो इस हिसाब से नॉर्थ से साउथ की तरफ एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होगा, जो समय के साथ इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, बदलेगा नहीं। यानी कि यहाँ पर ये बी नॉट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है ना, यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड करते हैं, तो जो ये वाला एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक्सिस। तो ये इसका एक्सिस कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जैसा ये 90 डिग्री बनाएगा। थोड़ा सा मैं ये तिरछा लिखा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये सीधा इससे हो जाता है, समझे। इस तरह से ये हो गया आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल, और इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा क्या, थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये डायरेक्शन में आपका जो हो जाएगा डायमैग्नेटिक मटेरियल की एक्सिस हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा, वो भी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो एक्सिस होगा ना, वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनावेगा। ये मेरा पहला प्रॉपर्टी है, डैट मीन्स वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी पहले ये कहता है कि अगर आप एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं, तो वो रोटेट्स कर जाता है, घूम जाता है। किस डायरेक्शन में, तो वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में हो जाता है, अरेंज हो जाता है। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एक्सिस और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, और उस कंडीशन में दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे फिगर को देख कर पूरी तरह से समझ सकते हैं। ये आपका एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जब इसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किए, तो जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उसी के डायरेक्शन में इसकी एक्सिस अरेंज हो जाता है। मैं लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड देन द रोटेट्स सो एज द ब्रिंग देयर्स लॉन्गेस्ट एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इसके एक्सिस क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। क्लियर। अब हम लोग समझते हैं इसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इसकी प्रॉपर्टी क्या कहता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो सुनिए, व्हेन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड, ठीक है ना, in an magnetic field then they firstly set their longest axis along the direction of field। यानी कहने का मतलब है कि ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जैसा ही बिहेव्स करता है। यानी कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करते हैं, तो ये मटेरियल, ठीक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसकी एक्सिस अरेंज हो जाता है। बट याद रखना, ये फास्टली होता है एज कम्पेयर टू पारा भी इसका पैरामैग्नेटिक मटेरियल का भी एक्सिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अरेंज होता है। ठीक उसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक्सिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही अरेंज होगा जब उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज करिएगा तब। बट याद रखना, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फास्टली होता है, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा धीमा होता है, मतलब जल्दी नहीं अरेंज होता है, ये फास्टली अरेंज हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए, अगला प्रॉपर्टी आपका कहता है ना, दूसरा किसमें, किसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं। देखिए, लिखा व्हेन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन एन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देज मटेरियल्स हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ द फील्ड टू द वीक पार्ट्स ऑफ द फील्ड। लिखा हूं इसमें मैं दूसरा में डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में कि अगर आप एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है ना, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव्स करने की टेंडेंसी रखता है। समझे। अब इसे एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक ने नॉर्थ पोल मैग्नेट का लिया और एक साउथ पोल मैग्नेट का लिया, और इसमें मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने जब लिया तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी,
ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। ऐसा इसलिए मान के चलना है हम लोग को कि बीच वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर ही वो स्ट्रांग होगा और इधर जो होगा वो वीक होगा। अब ऐसा भी वीक होगा। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है। अगर अब देखा जाए तो एक मैग्नेट की बात करेंगे तो उसके पोल पर, लेकिन अगर दो मैग्नेट के बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना चाहते हैं तो उसके सेंटर पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसकी दूर में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। यानी कि इधर वीक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए मैंने बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिखा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लिखा हूँ और इधर मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड लिखा हूँ। तो अगर आप क्या करते हैं, इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए आप डायमैग्नेटिक मटेरियल के कुछ पीसेस ले सकते हैं, छोटा छोटा उसका चूर्ण ले सकते हैं, फीलिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उसे क्या करिए, एक आप यहाँ पर इस बर्तन में इसको इस तरह से अरेंज करके इसमें रख सकते हैं। तो कुछ समय के बाद आपको यह देखने को मिलेगा कि जितने भी डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो छोटे छोटे पीस हैं वो सब के सब इस तरह से अरेंज हो जाएंगे और छोटे जो थोड़ा सो होगा वो थोड़ा सा कम से कम यहाँ पर होगा, लेकिन सबके सब इधर भागना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये मूव्स करता है कम मैग्नेटिक यानी कि कमजोर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है और सारा वीक की तरफ भागना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं पारा की, तो पारा में क्या होता है ना कि जब लिखे व्हेन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल magnetic materials are placed in a non-uniform magnetic field, they tend to move from weaker part of that field to the strong part। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या कहता है कि जब आप एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कमजोर यानी कि वीक मैग्नेटिक मटेरियल से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है। जबकि इसमें क्या होता था, इसमें हम आपको बताए हैं अभी जस्ट कि इसमें आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है। अब इसके पीछे का रीजन आपका ये हो सकता है कि ये आपका क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए मैंने एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल लेकर मैंने इसे कुछ अरेंजमेंट किया और इस तरह से मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाया। चाहे तो आप इसे मान सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ बीच में मेरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर इसका वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कुछ छोटे छोटे टुकड़े को अगर आप इसे रखिएगा यहाँ पर ही, तो क्या होगा, सारे के सारे टुकड़े जो छोटे छोटे पीस हो गए, छोटे छोटे जितने भी पीस होंगे सारे के सारे पीसेस क्या होंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। सब यहाँ पर आके अरेंज हो जाएंगे, इधर से ढलते हुए जाकर ऐसे अरेंज हो जाएंगे और इससे हमको साबित होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो वीक मैग्नेटिक मटेरियल से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। देखिए, व्हेन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर, ठीक है ना, आर इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दे हैव a tendency to fastly move from weaker part of the field to a stronger parts of the field। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये प्रॉपर्टी भी आपका मिलता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ ही, लेकिन आपको बस इतना ये याद रखना है कि इसमें फास्टली होता है और इसमें थोड़ा स्लोली होता है। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह मटेरियल वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। बट याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा फास्टली होता है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। यानी कि आप इसे देख सकते हैं कि यह वीक से क्या हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की पीसेस ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाकर मूव कर रहा है और पूरी तरह से वहीं पर अरेंज हो जा रहा है। समझे? तो ये आपका है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि व्हेन ए पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रेफर नॉट टू पासेस थ्रू द मटेरियल, इट impels that the magnetic field lines are repelled and the field inside the material is reduced suddenly। लिखा हूँ इसमें क्या, तीसरा प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल में लिखा हूँ कि जब एक पीस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि जब एक डायमैग्नेटिक मटेरियल की पीस को मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी में रखते हैं, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो होता क्या है
कि वह मटेरियल मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रेफर नहीं करता है। प्रेफर का मतलब होता है अपने से पासेस थ्रू नहीं होने देता है, बल्कि उसे रिपेल करता है और रिपेल करके उसे बाहर से जाने देता है। समझे? और ये यानी कहने का मतलब आप यहाँ फिगर पर देख सकते हैं। देखिए फिगर में मैंने एक मटेरियल लिया हूँ और इस मटेरियल को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ, तो सारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होंगे वो रिपेल कर ठीक है ना जाएंगे, बल्कि इससे पासेस थ्रू नहीं होंगे। मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर होता क्या है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल से क्या होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू नहीं होगा। मतलब ये ऐसी मटेरियल है जो अपने से मैग्नेटाइजिंग फील्ड लाइंस को प्रेफर नहीं होने देता, मतलब पासेस थ्रू नहीं होने देता, बल्कि उसे रिपेल करता है और रिपेल करके बाहर से जाने देता है। और तुम ही बताओ कि जब मैग्नेटिक मटेरियल से मतलब इस मैग्नेटिक मटेरियल से डायमैग्नेटिक मटेरियल से अगर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ही नहीं तो क्या लगता है, क्या इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बनेगी? तो नहीं बनेगा, यानी कि इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बहुत कम होगा। समझे? और जब ये इससे मैग्नेटिक लाइंस जब पासेस थ्रू होगा नहीं डायमैग्नेटिक मटेरियल से, तो ये बॉडी भी मैग्नेटाइज नहीं होगा, बहुत कम होगा ये मैग्नेटाइज, और बहुत कम मैग्नेटाइज होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे हम लोग बीएम कहेंगे। बट याद रखना ये जो बीएम जो होगा इसकी जो डायरेक्शन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब सवाल बनता है सर ऐसा क्यों? तो देखिए हम जानते हैं ना कि अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये वीकली क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसके मैग्नेटाइजेशन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर मटेरियल की क्या बनेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिसे बीएम कहेंगे, जिसका डायरेक्शन जो होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और उस कंडीशन में इस मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जा सकता है बी नॉट माइनस बी एम। बी एम माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है बी एम मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस डायमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर घट गया। तो इस हिसाब से देखा जा सकता है कि जो मेरा टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरा छोटा हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट से टोटल मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड छोटा हो जाएगा, इस केसेस को आपको याद रखने की बहुत जरूरी है, आगे आपको काम देगा। आगे देखिए तीसरा इसमें हम लोग क्या प्रॉपर्टी जानने हैं। देखिए व्हेन ए पीस ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन मैग्नेटाइजिंग फील्ड देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पासेस थ्रू टू द पीसेस रेदर देन द थ्रू एयर। देखो कहता है नहीं इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कि जब एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की पीस को एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो मटेरियल क्या करता है, अपने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रेफर रखता है, मतलब अपने से पासेस थ्रू होने देता है एज कंपेयर टू एयर। एयर से ज़्यादा अपने से पासेस थ्रू होने देता है, एयर मीडियम से ज़्यादा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूँ, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल से पासेस थ्रू हो रहा है, एयर से ही ज़्यादा, इसी से ज़्यादा हो रहा है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये मटेरियल जो होगा ज़्यादा ही मैग्नेटाइज कुछ हो रहा होगा। समझे? और लेकिन ये जो मैग्नेटाइजेशन जो इसकी होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो इस कंडीशन में इसके अंदर में क्या बनेगी, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनावेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। यानी कि मैग्नेटाइजेशन की वजह से इस मटेरियल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसे बीएम लिखेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से इस मटेरियल की कुल मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जा सकता है बी नॉट प्लस बी एम। अब यहाँ पर प्लस क्यों दिए सर? क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल के जो इंड्यूस होता है मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसकी जो डायरेक्शन होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम प्लस किए, बट यहाँ पर माइनस किए क्योंकि यहाँ पर रिपेल हो रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, बट यहाँ पर अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर नेट मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जा सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड। समझे? और यहाँ पर याद रखिएगा जो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा होगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको देखने की जरूरत है। देखिए
इसमें लिखते हैं कि जब व्हेन ए पीसेस ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड देन द ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेफर टू पासेस थ्रू द पीस रेदर देन थ्रू एयर। कहता है नहीं कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक पीस को एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो होता क्या है कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने से कुछ ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पासेस थ्रू होने देते हैं, प्रिफेयर होने देते हैं, बहुत ज़्यादा होने देते हैं एज कम्पेयर टू पारा। और बड़ी फास्टली होता है इसमें, और जानते हैं इसी की वजह से ये मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसके अंदर में जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल का यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नेट मैग्नेटिक फील्ड से। अब ऐसा क्यों सर? तो सुनिए, हम जानते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, और वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो आप ही बताइए कि जब ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा तब मैग्नेटाइजेशन भी इसकी ज़्यादा होगा, और जब मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा तो इसके अंदर में उसकी वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो इस हिसाब से इसको, इस मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखा जा सकता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड बराबर मटेरियल का वो लिखा जा सकता है B0 प्लस BM। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना जो B जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल इज द मच मच ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, यानी कि B जो होगा BM से बड़ा होगा। और उस साथ साथ ये भी याद रखिएगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना ओकरा से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ये बीम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B0 से भी बहुत बड़ा होगा। समझे? अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा में क्या कहता है, लिखा है ना चौथा में जी, इट्स रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी। यानी जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो 1 से छोटा होता है। क्या होता है? 1 से छोटा। अब 1 से छोटा कैसे होता है सर, वो हमको बताइए। तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटा होता है। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से छोटा हो जाएगा, और जब हम इसे फार्मूला से रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालना चाहते हैं तो फार्मूला होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आप बताइए ये जो टोटल जो है यानी कि B जो है B0 से छोटा है, B जो है B0 से छोटा है, तो इसको जब छोटका में बड़का से भाग दीजिएगा, छोटका में बड़का से भाग दीजिएगा तो वो 1 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? ऑफकोर्स छोटा आएगा। जैसे हमने मान लेते हैं कि 1 छोटा है और 2 बड़ा है और इसमें भागा देंगे तो 0.1 आएगा, और ये जो है 1 से छोटा है। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन यूनिटी, मतलब 1 से छोटा होता है इसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, तो याद रखना ये हमेशा 1 से बड़ा होता है इसके लिए। अब कैसे सर? तो हमको पता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बड़ा होता है। तो आप रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी निकालिएगा इसके लिए तो B/B0 करिएगा। तो अगर B जो है वो B0 से बड़ा है, मतलब B0 छोटा और B बड़ा है, तो बड़ा में छोटा से भागा दीजिएगा तो 1 से तो बड़ा ही आएगा। जैसे देख लीजिए अगर हमने बड़ा में छोटा से भागा दिया, बड़ा में छोटा से भागा दिया तो 1 पॉइंट समथिंग आया ना जी, एक मतलब 1 से बड़ा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। समझे? अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होती है वो वेरी लार्ज होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सली 10⁻³ से लेकर 10⁻5 तक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि हम जानते हैं
कि जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होने की वजह से इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, और मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर में जो मैग्नेटिक मटेरियल का फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा नेट मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो मच मच ग्रेटर देन होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। और ये जब बी नॉट से बहुत बड़ा है तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बी बहुत ज़्यादा आएगा। यानी कि सपोर्ट डेट हम करना चाहते हैं कि बी के मान बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कहने का मतलब मैंने 10 ले लिया, ठीक है, और अब बी जो नॉट है मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा छोटा लीजिए, जैसे पूरे 2 ले लिया तो काटिएगा तो कितना 5, मतलब 1 से बहुत बड़ा है। तो याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो 1 से बहुत बड़ा होती है। और कितना होती है तो अप्रॉक्सिमेटली 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 5 तक, समझे। चलिए अब 5वां प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हम लोग तीनों की प्रॉपर्टी साथ से साथ देख रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए आगे लिखो, द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी फॉर दिस मटेरियल इज स्मॉल एंड नेगेटिव। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्या होगी इसके लिए। तो यहां पर लिखा हो उसके लिए छोटा और नेगेटिव होगा। अब भाई क्यों होगा, तो हम लोग को जानते हैं कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल बराबर जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल -1। तो जैसा कि हम जानते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 1 से छोटा होता है। तो जब म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटा हो गया डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो म्यू नॉट की यहाँ जगह पुट करिएगा 1 से कम, तो 1 से कम पुट करिएगा और 1 घटा दीजिएगा। 1 से कम पुट करिएगा और 1 घटाइएगा तो क्या नेगेटिव नहीं आएगा, ऑफकोर्स नेगेटिव, और छोटा होगा। यानी कि हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी 1 से छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, और यह मेरा स्मॉल होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझे। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव बनता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्या होता है, तो याद रखना स्मॉल और नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं पारा के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पारा के लिए जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ा होता है। तो अगर 12 में से हम 1 को घटाते हैं, अगर हम 12 में से 1 को घटाते हैं तो मेरा नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव आएगा, लेकिन छोटे होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी छोटा होता है लेकिन वो पॉजिटिव होता है। आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, समझे। चलिए हम बात करते हैं फेरो की। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होगी वो बहुत बड़ा होगा और पॉजिटिव तो होगा ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बहुत बड़ा होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप जाई एम का वैल्यू निकालिएगा म्यू आर -1 से, तो म्यू आर तो बहुत बड़ा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो 1 घटा दीजिएगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचो, अगर आप 100 में से 1 घटा दीजिएगा तो कितना 99 आएगा, मतलब बहुत बड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी होती है वो बहुत बड़ा, बहुत लार्ज होती है और साथ में पॉजिटिव होती है। वही मैं लिखा हूँ। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी क्या होती है, तो आपको मारना पड़ेगा ऑप्शन में लार्ज एंड पॉजिटिव, समझे। अब आगे चलते हैं हम लोग छठा की तरफ, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है ना। देखिए आगे लिखा हूँ इसमें 6 में कि इट्स मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। लिखा हो ना कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन है और उसकी जो मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये 73 है। डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसका आप टेम्परेचर को इंक्रीज करिए चाहे डिक्रीज करिए, इसके मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग सस्टेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप इसे कूल करिए, चाहे इसे गर्म करिए, चाहे इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, तीनों के केसेस में मैग्नेटाइजेशन सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ठंडा में कर रहे हैं कि गर्म में कर रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर कर रहे हैं। इसका मैग्नेटाइजेशन वही होगा जो एक नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, वही मैग्नेटाइजेशन होगा एक हाई टेम्परेचर पर, एक लो टेम्परेचर पर। मतलब इसके टेम्परेचर पर इसके मैग्नेटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है और ना इसकी मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी टेम्परेचर से कोई लेना देना है।
लेकिन बात हम करते हैं पारा के लिए, तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन वो इन्वर्सली डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप क्या करिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा, किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि द मैग्नेटाइजेशन and magnetic susceptibility of paramagnetic material is the inversely proportional to the temperature। समझे, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजेशन जो देखते हैं वो, और एक हाई टेम्परेचर पर हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटाइजेशन देखते हैं, वो दोनों में अंतर है, बहुत अंतर होता है। यानी कि हाई टेम्परेचर पर देखा गया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कम होता है, और लो टेम्परेचर पर देखा गया कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हाई होता है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो भी इन्वर्सली। इसलिए मैंने लिखा हूँ जाई एम इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटाइजेशन इज द आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करोगे तो ये भी पारा के ही जैसा होता है, बट याद रखना ये सर्टेन टेम्परेचर के लिए भी होता है कभी कभी। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी भी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट ये एक सर्टेन टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कहने का मतलब है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक सर्टेन टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी बन जाता है, और उसी टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है, जो क्यूरी लॉ से आता है। यानी कि द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्टेन टेम्परेचर, जिसे क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है, जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। यानी कि जाई एम जो होगा वो क्यूरी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और साथ में आई भी क्यूरी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और ये सर्टेन टेम्परेचर का होता है। और याद रखना सबके लिए अलग अलग क्यूरी टेम्परेचर होता है, चाहे फेरो की बात करो, चाहे तो आयरन की बात करो, मतलब वही आयरन या फिर कोबाल्ट या फिर निकल की बात करो, सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इसका मैग्नेटाइजेशन भी कम जाएगा, और अगर पूरा इंक्रीज कर दीजिएगा तो इसका मैग्नेटाइजेशन कमते 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 पारा से होते हुए डाया बन जाएगा, और बेकार में एक मटेरियल का नाम रह जाएगा और कोई फेरो नहीं रहेगा। यानी कि मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूफ करने के लिए मैं बताता हूं, आप ऐसा घर पर कर सकते हैं। देखिए, आप एक काटी ले लीजिएगा, किल जो लोहा का होगा, दैट मीन्स वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगी। ठीक है, और उसे आप क्या करिएगा, उस चुंबक में चिपकाइएगा तो पक्का वो चिपक जाएगा। आई होप आपको पता ही है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन एक बात बोलूं, जब उसे पूरा हीट कर दीजिएगा, पूरा हीट कर दीजिएगा उस किल को, और फिर चुंबक में मैग्नेट में चिपकाइएगा, तो पहले के कंपेयर में कम चिपकेगा, और चिपकने के साथ साथ हो सकता है ये नहीं भी चिपक सकता है अगर ज़्यादा टेम्परेचर इसको हो गया तो इससे हमको पता चलता है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी मैग्नेटाइजेशन कम जाता है, और मैग्नेटाइजेशन कम जाएगा तो ये मटेरियल पहले जैसा फेरो जैसा नहीं रहेगा। समझे, वो डाया और पारा का रूप ले लेगा। तो क्यू टेम्परेचर क्या, मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंज ओवर इन क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दैट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि जिस टेम्परेचर पर, जिस एक सर्टेन टेम्परेचर पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। समझे? अब हम लोग आगे जिक्र करते हैं सतमा। ठीक है, सतमा देखिएगा ध्यान से। लेकिन इट्स आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या आयंस हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैं लिखा हूं ना कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो आइटम्स होते हैं, आयंस होते हैं या भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होते हैं। दैट मीन्स उसके ऑर्बिट में पेयर इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और पेयर इलेक्ट्रॉन बनने की वजह से ही उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, यानी कि टेम्परेचर देते हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ऐसे समझिए टेम्परेचर देते हैं। तो जब हम एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेचर देते हैं तो उसके ऑर्बिट में पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करता है, और काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व करने से वो मोशन करता है। बट याद रखना, वो जो दो पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, जिसकी वजह से उसमें बनने वाला डायपोल मोमेंट टोटल 0 हो जाता है, और इस तरह से वो मटेरियल पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट याद रखना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करो तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आइटम्स मॉलिक्यूल्स या ऑर्बिट में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑड होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी साथ साथ उसके जैसा भी किसमें, फेरो में भी होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आइटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन ऑड होते हैं, और ऑड होने की वजह से जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है तो इसके तो आइटम्स में एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको काइनेटिक एनर्जी एक ही को रहेगा, तो वो अकेला ही मोशन करेगा, और उसे कैंसिल करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हो जाता है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें इवन इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के में भी क्या होती है, उसके आइटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर होता है, ऑड ही होता है। इसमें भी वही हाल लिखा हूं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, और इसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं जी, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंसी होगा, चाहे वो डाया हो, चाहे पारा हो, चाहे फेरो, सबका नेट डायपोल मोमेंट 0 ही होगा। ये अब क्या कह दिए सर? तो देखिए मैं आपको बताता हूं, इसका तो पहले नंबर 0 होगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बात करते हैं आपका कि इसका कैसे 0 हो जाएगा सर। अब तो यहां पर लिखें कि इट्स डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और अब अभी बोल रहे हैं कि 0। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होती है, कौन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उसके जो एटॉमिक डायपोल होती है, मतलब उसके जो डोमेन्स होती है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जैसे तैसे अरेंज होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। कब? जब उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होगा तब। तो जिसकी वजह से टोटल जो मैग्नेटिक डायपोल निकाला जाता है वो 0 हो जाता है। लेकिन मैं यह लिखा हूं कि 0 नहीं होता, वो मैं लिखा हूं इच के लिए। प्रत्येक एटॉमिक डायपोल जो होता है, प्रत्येक जो आइटम्स होते हैं, प्रत्येक जो डोमेन्स होते हैं, वो प्रत्येक डोमेन्स का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, लेकिन सारा मिलाकर 0 हो जाता है, क्योंकि वो जैसे तैसे अरेंज होते हैं। लेकिन जब हम उस पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई बी नॉट करते हैं, मतलब बी नॉट 0 नहीं होता है, तब उस कंडीशन में उसका सारा डोमेन्स एटॉमिक डायपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, और इस तरह से इसका टोटल डायपोल मोमेंट 0 फिर नहीं होता है। दैट मीन्स एम नॉट इक्वल टू 0। और ठीक इसी तरह से इसमें होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, इसके पास एक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है प्रत्येक आइटम्स के पास, समझे? लेकिन फिर मैं वो बात वही बोलूंगा कि जब इस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ओवरऑल सबको मिलाकर अगर देखा जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। यानी कि टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज 0 इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंसी में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी 0 होती है। बट जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इसके सारे डोमेन्स को ध्यान से देखिए, इसको डोमेन्स कर रहे हैं, ठीक है? इसके सारे डोमेन्स जो होते हैं ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी टोटल डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी तरह से फेरो डाया और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पूरी विस्तार से बताने की कोशिश किया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी दिक्कत हुई तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है? तो इस तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।